हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीजीबीपी के क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने पीजीबीपी की रिवीजन वीडियो देख ली है उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूं पीजीबीपी के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो को, प्लीज आप लोग पीजीबीपी की एक बार रिवीजन जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पीजीबीपी के क्वेश्चंस को आज हम करके प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका अकाउंट्स के साथ लिंक है, और जिनको अकाउंट्स अच्छी लगती है उनको तो कतई पीजीबीपी बुरा लग ही नहीं सकता। तो पीजीबीपी जो है ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसके अंदर हम लोग अभी तक थ्योरी रिवाइज कर चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ साथ किया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें मेरा वो लिंक और चेक करें कि पीजीबीपी को कैसे क्या क्या सेक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है वो सीए, सीएस या सीएमए स्टूडेंट्स सारे बच्चे देख सकते हैं। पीजीबीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, पीजीबीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डर लगता है, तो प्लीज आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे ऑब्वियसली क्वेश्चंस नहीं करा सकता हूं, और मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक में से कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने उठाए, पिक किए, और उन 5 क्वेश्चंस को मैं समझता हूं मैंने उनको लेवल वाइज बांट दिया। लेवल वाइज यानी अगर आप लोग बिल्कुल बेस लेवल से समझना चाहते हो कि सर पहले बता दो कि करना कैसे होता है, तो मैं वो बेस लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सो मैंने क्या किया, इसके 3 लेवल बनाए हैं बच्चों। लेवल 1 जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, लेवल 2 जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा, लेवल 3 जिसका थोड़ा सा नोट्स एडजस्टमेंट्स ज्यादा हो जाएंगी, तो मैं ये कहूंगा कि वो लेवल 3 इज अ हाईएस्ट लेवल जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं ये वाला जो लेवल है मैं इसको कहता हूं लेवल 3। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली 3 लेवल जो मैंने डिवाइड किया। फिर मैंने एक प्रोफेशन का क्वेश्चन भी डाला जो मैं आपको आज कराऊंगा, प्रोफेशन का क्वेश्चन जो लेवल 3 में ही मैं कवर अप करता हूं। और 5th क्वेश्चन जो है वो एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पीजीबीपी का सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी एग्जाम में आता है, तो सब कुछ मिक्स होके आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ जरा देखें कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 क्वेश्चन के टाइप्स। आओ जरा देखते हैं बच्चों, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेवल 1 पीजीबीपी का। देखो, तो आप लोगों के पास, जिसके पास ये मेरी बुक है, प्लीज वो बुक से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उनको पता होगा कौन सा क्वेश्चन है। और जिनके पास ये बुक नहीं है, प्लीज आप लोग इसकी फोटो खींच सकते हो, फोटो साइमल्टेनियसली आप लोग इसकी ले सकते हो, और क्लिक लेने के बाद आप ये क्वेश्चन अपनी रेफरेंस के लिए फ्यूचर में रख सकते हो, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए प्लीज, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं पीजीबीपी का एक क्वेश्चन लेवल 1। हाँ जी, अश्विनी कुमार हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. You are required to ascertain GTI for the year ended 31st on that date. चलो थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यहां पर मैं आपको एक बात समझाऊंगा। पहले तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको एक पीजीबीपी की इनकम निकालनी है, आपको समझना है, अगर क्वेश्चन बोलता है टोटल इनकम निकालो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, या क्वेश्चन बोलता है नेट इनकम निकालो, या क्वेश्चन बोलता है टैक्सेबल इनकम निकालो, तीनों का एक ही मतलब है बेटा, तीनों का एक ही मतलब है। मैंने बोला टोटल इनकम, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब इसका सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, क्योंकि अगर फॉर्मेट नहीं पता तो आपको कोई फायदा नहीं आगे कराने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम्स निकालनी है, हेडवाइज सॉल्व करनी है। जो आप लोग चैप्टर करते हो ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अगर आप लोग जानते हो सीए और सीएमए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक पूरा एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो वो जो टोटल इनकम होता है उसके अंदर सैलरी, कुछ वो बंदा जॉब भी कर रहा है, वो बंदा किराए पर भी दे रहा है प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी क्लब करके हम उसकी डिडक्शंस भी कुछ क्वेश्चन में दी होती है, एग्जेम्पशन दी होती है, सब चीजें अप्लाई करनी होती है जो भी आप लोगों ने कवर अप किया है ना। सबसे पहले तो आपको हेड वाइज इनकम्स को सॉल्व करना है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इसी तरीके से इनकम अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी, इसी तरीके से इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके बाद इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, और इसके बाद इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारी कितने हेड्स ऑफ इनकम हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। इनको अगर मैं सम अप कर दूं तो मैं इसको बोलता हूं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलता हूं? ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम को आने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, जिसको हम सम ऑफ ऑल हेड्स कहते हैं, सारे हेड्स को टोटल कर देते हैं, उसके बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती हैं? डिडक्शंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। बच्चों ये डिडक्शंस में क्लेम कर लेता हूं, और ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद, अच्छा इसको बोला जाता है बच्चों जीटीआई। डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इनकम आती है इसको हम लोग टीआई यानी टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, नेट इनकम भी बोल सकते हैं, और टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। अब आप लोग सब जानते हैं सैलरी की भी अपनी एक डिडक्शन है। डिडक्शन है सैलरी की अपनी डिडक्शन सेक्शन नंबर 16 में, अगर आपको याद हो। वो आपको सैलरी की इनकम फाइंड आउट करने से पहले वहीं पर कैलकुलेट करना है, यानी सैलरी के हेड के वक्त। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए है सेक्शन नंबर 24, है ना, 24A और 24B। ऐसे पीजीबीपी में तो डिडक्शन ही डिडक्शन है, उसमें तो हम लोग डिडक्शन ही पढ़ते हैं ना, सेक्शन 30 से लेके 38 डिडक्शन के ही होते हैं। इसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में हम लोग सेक्शन नंबर 54 पढ़ते हैं बच्चों, और अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 57। तो बेटा ये जो हम लोग डिडक्शंस पढ़ते हैं, ये डिडक्शंस, ये हेडवाइज डिडक्शंस हैं। ये हेडवाइज डिडक्शंस माइनस करने के बाद हम लोग इनकम को हेडवाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जीटीआई आता है, और उसके बाद डिडक्शंस निकालते हैं टोटल में से, जिसको हम सेक्शन 80C टू 80U बोलते हैं, या फिर बोलते हैं चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6A बोलते हैं। बेटा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, चैप्टर 6A बोलते हैं। अब अगर मैं इस पीजीबीपी के नोट की बात करूं, क्वेश्चन बोल रहा है जीटीआई निकालो, तो क्वेश्चन कह रहा है ये निकालो। क्वेश्चन कह रहा है टोटल इनकम निकालो, तो क्वेश्चन कह रहा है ये निकालो टोटल इनकम। अब अगर पीजीबीपी इनकम के लिए बोल रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट करो सर प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ऐसे केस में हम लोगों ने कैसे वो पीजीबीपी इनकम निकालनी है, उसके लिए सर क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मेट होता है, तो वो भी मैं बता चुका हूं पहले। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इसका फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था? सबसे पहले तो आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे? नेट प्रॉफिट जो आपको दिया होगा एज पर P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट होगा बेटा, जो P&L अकाउंट, जो बच्चों अकाउंटिंग के हिसाब से बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया गया, जो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए बनाया गया, वो नेट प्रॉफिट में आप अब एडजस्टमेंट्स करने वाले हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको डेबिट तो कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, हम उनको एड बैक कर देंगे बेटा। मतलब समझते हो ना कि मैंने कोई खर्चा P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया अकाउंट्स के हिसाब से, बट इनकम टैक्स वालों के हिसाब से वो एड बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अलाउ नहीं होना चाहिए, हम एड बैक कर देंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जिनको डेबिट करना चाहिए, लॉजिक समझो, क्योंकि अगर ये बातें नहीं समझ में आई वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कैसे सॉल्व होते हैं। प्लीज 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 अब इसको अच्छे से ऐसे समझो ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कर सको। कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भाई बहुत अलग चीज नहीं आती, सेक्शंस की नॉलेज चाहिए, और साइमल्टेनियसली ये सेक्शन नंबर 29 की है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना फॉर्मेट, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि हमें इनकम को कैसे, किस में क्या क्या चीज ऐड करनी है और क्या चीज माइनस करनी है। तो एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड, मैंने बताया कि ऐसा कोई खर्चा जो नोट्स में दिया हुआ है और उसको अभी तक आपने डेबिट नहीं किया यानी माइनस नहीं किया, हम इसमें से माइनस कर देंगे, अगर एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसको माइनस होना चाहिए था।
इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। अगर आपको ऐसे लगता है कोई ऐसी इनकम्स है जिनको आपने क्रेडिट कर दिया बट दे आर नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी, तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और ऐसी इनकम्स जो क्रेडिट होनी चाहिए, इनकम्स टू बी क्रेडिटेड, वो इनकम हम लोग क्या कर देंगे, ऐड, जो आपके हिसाब से वो पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए थी, तो आप लोग ऐड कर दोगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो मैं इस तरीके से अपनी इनकम फाइंड आउट करूंगा, पीजीबीपी की इनकम। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके अंदर दो और बातों का ध्यान रखना है आपको। एक होता है बच्चों ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे हो बच्चों? ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये दो बातें इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दिया हो, मतलब ऐसा कि क्वेश्चन में ये लिख दिया गया कि एज पर अकाउंट्स उन्होंने स्टॉक की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक जो है वो ज्यादा ले लिया है, अगर ज्यादा ले लिया है तो हम उसको ठीक करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को कम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अगर आप ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे, ओपनिंग स्टॉक किस साइड पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? डेबिट साइड पे। यानी आप खर्चों को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कोई डाउट? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को अगर मैं ओवर वैल्यू कर देता हूं तो खर्चे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्लियर? ओवर वैल्यू मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, खर्चे बढ़ जाएंगे अगर मैं ऐसा करूंगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है? अब एक्चुअल में हमें इसको रेक्टिफाई करना है। ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो मुझे क्या करना है, उसको ओवर वैल्यूएशन से उसको ठीक करना है। तो अगर वो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो मुझे उसको कम करना है। ओपनिंग स्टॉक को कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना? ओपनिंग स्टॉक मतलब डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आता है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को कम कर दूंगा, यानी खर्चों को कम कर दूंगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस केस में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर मैं अंडर वैल्यूएशन की बात करूं, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन, यानी ओपनिंग स्टॉक कम वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया है, तो ऐसे केस में अब उसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसके बढ़ाने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और इसके एक्सपेंसेस के बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ में आता है? तो कहां चेंज करना है आपको समझ में आ रहा है? तो ये बातें आपको याद रखनी है। जब भी आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो आपको पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए वो चीज ऐड करनी है, वो आपको यहां करनी है। पीजीबीपी इनकम निकालने से पहले तो ऐड करनी है। समझ में आया? ऐड क्यों करनी है? ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर। अगर ओवर वैल्यूड है, वो ज्यादा है, तो हमें उसको कम करना है। अगर हम उसको कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अंडर वैल्यूएशन करेंगे सिमिलरली ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज्यादा वैल्यू पर है, ठीक है, और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, इसकी वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक को रीवैल्यू किया और पता चला ओवर वैल्यूड है, तो उसको कम करते हैं अगर, तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे आती है ना, प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा देखो, मैं आपको अकाउंट्स के तरीके से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन के और बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम वो वाले रीजंस नहीं समझ में आए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो हम लोग जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि अगर ओवर वैल्यूड हो तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे चेंज करें। ठीक है, सिर्फ अकाउंट्स के हिसाब से नहीं, हम लोग टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो बस आपको बस देखना है प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, दैट्स इट। तो ये सब चीजों को देखते हुए, ये सब चीजों को समझते हुए हम लोगों को आगे अप्लाई करना है इसको अपने क्वेश्चंस के अंदर। आओ बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर। अब ये है लेवल 1 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसकी फोटो खींच ली होगी। मैं इसका सॉल्यूशन यहीं पे करने जा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन में आपको डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आपको कुछ खर्चे और कुछ इनकम दे रखी हैं।
आपको फाइंड आउट करनी है टोटल इनकम जीटीआई। तो मैं सबसे पहले हेडिंग स्टार्ट करूंगा ग्रॉस टोटल इनकम से बच्चों, स्टार्ट करूंगा ग्रॉस टोटल इनकम। सो कंप्यूटेशन, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं इधर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने तो कहा होगा यार ये वाला तो हो ही जाएगा, बट स्टिल जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अश्वनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अब मैं ये फॉर्मेट आपके सामने बना रहा हूं। एक तरफ मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स और एक तरफ मैंने लिख दिया अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा? देखो जीटीआई निकालना है बच्चों। अगर मुझे जीटीआई निकालना है तो मुझे पीजीबीपी अलग से सॉल्व करना होगा। ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स and gains of business और प्रोफेशन, यानी पीजीबीपी। तो ये जो इनकम है आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे पीजीबीपी। अब पीजीबीपी को आप इसको इनर कॉलम में सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन तो जीटीआई मांग रहा है। अगर पीजीबीपी सॉल्व कर रहे होते ना तो मैं इसको आउटर कॉलम में लेके जाता। मेरे को जीटीआई निकालना है, इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। या फिर आप इसका बिल्कुल वर्किंग नोट भी बना सकते हो, आप यहीं पे सॉल्व कर दो। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट अगर आप देखो तो आपको कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? 34,100। तो प्लीज 34,100 आपको नेट प्रॉफिट दिया है। मैं ऐड कर दूंगा जो एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए हैं बट दे आर नॉट अलाउड। अब एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड, हम एक एक करके बच्चों सारे एक्सपेंस को देखेंगे और टिक मारते जाएंगे जो जो होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिखा है सैलरी। सैलरी देखो आप एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचो, क्या सैलरी की डिडक्शन अलाउ नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सर कहीं लिखा हुआ है ये चीज, कहीं ना लिखा हो तो कहां अलाउ हो जाता है बच्चों? याद करो सेक्शन नंबर 37(1) विच इज जनरल डिडक्शन। जब कोई भी खर्चा कहीं भी सेक्शन में कवर नहीं है तो वो कहां कवर हो जाता है? सेक्शन 37(1) में। सैलरी की डिडक्शन मिल जाएगी, रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट। अब देखो लॉस बाय थेफ्ट जो होता है, चोरी की भी डिडक्शन बिल्कुल मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसके लिए एक एविडेंस चाहिए होता है, एविडेंस सबूत चाहिए होता है। तो सबूत क्या होता है? एफआईआर। हम ये मान के चलते हैं कि एफआईआर आपने कंप्लेंट पुलिस में कर दी होगी, एफआईआर की रिपोर्ट आ गई होगी। एफआईआर की रिपोर्ट आ गई तो आपको इसके बेसिस की भी डिडक्शन मिल जाएगी। डिस्काउंट, बिजनेसेस में डिस्काउंट तो दिए ही जाते हैं बच्चों, इसमें तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउ किए जा सकते हैं। हर चीज का एविडेंस होना। चैरिटी ना, चैरिटी की डिडक्शन बेटा पहली बात इस सेक्शन में पीजीबीपी में नहीं मिल सकती। आप बिजनेस कर रहे हो, आप चैरिटी दे रहे हो, अच्छी बात है, बट दैट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80G कि किसको डोनेट किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया, हम वो बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं चैरिटी। अगर सिर्फ चैरिटी कह रहा है तो इसकी डिडक्शन जरूर मिलेगी, बट 80G में देखेंगे कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनकी कंडीशंस को देखेंगे। पीजीबीपी में तो नहीं मिलेगी बच्चों, क्योंकि ये बिजनेस तो नहीं है। सिंपली आप ये सोचो कि क्या वो आपका बिजनेस है, नहीं है, तो मैं यहां पर चैरिटी को एड बैक कर देता हूं बेटा 500 रुपए। इसके अलावा नेक्स्ट इज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। 6,000 रुपए का बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको याद आ रहा हो सेक्शन नंबर 36 तो हम लोगों ने पढ़ा था बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इनकी डिडक्शन मिल जाती है। ये हो गया, ये हो गया। रिजर्व फॉर बैड डेट्स बच्चों याद करो, प्रोविजंस, रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स, इनकी डिडक्शन नहीं मिलती है। गवर्नमेंट कहता है मैं एक्चुअल में अगर कोई बैड डेट है तो क्लेम कर लो, अच्छा उसका भी सबूत चाहिए, बट अगर रिजर्व बनाया गया है, प्रोविजन बनाया गया है, सर मतलब ही नहीं बनता। रिजर्व फॉर बैड डेट अलाउ नहीं होगा, हम क्या कर देंगे इसको एड बैक। रिजर्व फॉर
बैड डेट्स, अमाउंट चेक करेंगे कितना अमाउंट है रिजर्व फॉर बैड डेट्स का, 10,000 रुपए, तो 10,000 मैं ऐड बैक कर देता हूं। नेक्स्ट, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। अब गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स देखो, बहुत जरूरी बात यह है कि गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स किसको दिए जाते हैं, ठीक है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स कंपनी में भी हो सकते हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमें एक एजम्पशन ही लेनी पड़ेगी कि गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स पर्सनल नेचर के हैं। क्या एज्यूम करोगे? गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स आर ऑफ पर्सनल नेचर। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स पर्सनल नेचर, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। बेटा क्या करना है, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहां पर वैसे क्या करना चाहिए, जहां पे भी आप प्लस माइनस करते हो ना, और जहां पर भी आपको एक सेक्शन अलग से लिखवाया गया है, उनके लिए आपको नोट जरूर बनाने चाहिए। एग्जामिनर जरूर देखता है कि आप लोगों ने नोट्स के बेसिस पर क्या लिखा है। नोट्स का मतलब क्या है? नोट्स का मतलब है यू आर शोइंग द रीजंस। प्लस माइनस करना, वो कह रहे तुक्का भी तो मार सकते हो, रीजन दो भाई, क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया। सो गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स 500 रुपए ऐड बैक कर दिया क्योंकि वो पर्सनल नेचर का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलती है, यस या नो, है ना? क्या पीजीबीपी में मिलेगी बच्चों? नहीं मिलेगी। हम पीजीबीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डिडक्शन इसमें नहीं ले सकते, तो इसलिए नॉट अलाउड अंडर पीजीबीपी। कितने रुपए का अमाउंट है? अच्छा, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स मेरे ख्याल से 1,000 रुपए का था, और डिडक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा गिफ्ट एंड प्रेजेंट है 500 रुपए का, और लाइफ इंश्योरेंस में 1000, ये है 500 रुपए का, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं यहां पर, ये है 500 रुपीज। ओके बच्चों, सो मैंने ये काम कर दिया है। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 ना। नॉर्मली बिजनेस के अंदर क्या लोन नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। सर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। सर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए डिडक्शन? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सर कहां पे लिखा है? सेक्शन बताओ बताओ, सेक्शन 36 में लिखा है। बिल्कुल सही बात, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई, अपना पैसा तू लगा रहा है, अपने पैसे पे तू इंटरेस्ट क्लेम करेगा, बाहर से उठा ले, उस पर इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो बात और है, बट अगर मालिक का ही कैपिटल का इंटरेस्ट, सर उसी की तो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बच्चों, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, मैं एड बैक कर दूंगा। समझ में आ रहा है लॉजिक? अच्छा, तो मैंने ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। रिपेयर्स टू हाउस, भाई घर की रिपेयरिंग कर रहा है, हाँ, अनटिल अनलेस ये क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि घर में ही बिजनेस कर रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, तो हम लोग मान लेंगे कि घर जहां पे वो रह रहा है। अब रिपेयर्स टू हाउस की बात अगर हम करें, तो रिपेयर्स टू हाउस, भाई यहां पे क्यों मिलेगी डिडक्शन? ये तो हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, तो इसलिए यहां से हमें क्या कर देना चाहिए? ऐड बैक। भाई ने गलती कर दी है, इसको ऐड बैक कर देना चाहिए। रिपेयर्स टू हाउस, कितना अमाउंट है बच्चे रिपेयर्स टू हाउस का? 500 रुपीज। नेक्स्ट, इनकम टैक्स बच्चों, सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2 हम लोगों ने पढ़ा था। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, तो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। भाई इनकम टैक्स ही तो निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इनकम टैक्स को डिसअलाउ कर देंगे। 2,000 रुपए नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 40 क्लॉज ए, 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, ये वाला सेक्शन। रिपेयर्स टू हाउस, क्योंकि ये पर्सनल है इसलिए नॉट अलाउड। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है, 80C में मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पर्सनल है, नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये है एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। अब चेक करते हैं बच्चों कि कोई ऐसी क्रेडिट साइड पे तो नहीं है कोई इनकम जो हटानी चाहिए। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अरे भाई हाउस प्रॉपर्टी का किराया यहां क्या कर रहा है? ये तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा ना, तो इसीलिए रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। यहां पे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
हम क्या कर देंगे, माइनस रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है बच्चों, 36,000। लो जी, ये मेरी पीजीबीपी इनकम रेडी हो गई है। प्लीज कैलकुलेट करेंगे सब लोग, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो। $15,600 बच्चों मेरी इनकम आई है, ये 15,600 ये इनकम है पीजीबीपी की। कौन सी इनकम है ये, पीजीबीपी की 15,600। समझ में आ गया बच्चों। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब निकालने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, क्योंकि इसके अंदर दूसरा हेड भी है। और दूसरी बात, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है हमें जीटीआई निकालना है। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है वो। तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की जो इनकम है उसमें आपको जो ये रेंट दिया हुआ है 36,000 का, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं हुई, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, तो इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। 36,000 रुपए और माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं जो कि नहीं दिए हुए क्वेश्चन में। तो यही 36,000 रुपए मेरा एनुअल वैल्यू बन जाएगा बच्चों। और एनुअल वैल्यू के बाद अगर आपको याद आ रहा हो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है बच्चों, 10,800 रुपए की मिल जाएगी। और मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी ये 25,200। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई है 25,200। ये आ गई मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मैं टोटल कर दूंगा, मेरी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम जो क्वेश्चन मांग रहा है, और ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 40,800। समझ में आ रहा बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। नोट कहां कहां देना चाहिए, ये जो मैंने यहां पे ब्रैकेट्स में लिख लिया क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पे नोट नहीं लिखा, बट आपको वहां पर ये पता लगाना है छोटा है बड़ा है सही नहीं है। आप लोग क्या करो, नोट जरूर डालो। तो इसका एक नोट डाल देना चाहिए पर्सनल नेचर वाला। पर्सनल नेचर वाले जितने भी खर्चे हैं उसको एक ही नोट में डाल दो, जैसे गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर्स टू हाउस, दीज आर ऑफ पर्सनल नेचर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इनकम टैक्स की बात कर सकते हो कि सेक्शन 48 क्लॉज 2 में मना करते हैं, डिसअलाउ होता है, ये डिडक्शन नहीं मिलती। रिजर्व फॉर बैड डेट्स और इनकी डिडक्शन नहीं मिलती। चैरिटी के बारे में ये लिख सकते हो कि उसको एटीजी में मिलती। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आप ऑब्वियसली ये लिख सकते हो कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इज नॉट अ पीजीबीपी इनकम। समझ में आया बच्चों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं लेवल 1 के बाद अब मैं लेवल 2 पे जा रहा हूं, प्लीज नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं। और अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया प्लीज फोटो खींच लें इसकी, मेरे ख्याल से नोट कर लेना चाहिए था। लेवल 2 पे आ रहा हूं मैं अब। द फॉलोइंग इज द P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर राज फॉर द ईयर एंडेड। मैं लेवल 2 इसको क्यों बोलता हूं, क्योंकि एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें नोट्स, एडजस्टमेंट्स वगैरह सब आ जाती है। नाउ इसके अंदर क्या है, आपको टैक्सेबल इनकम निकालना है फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट ईयर मिस्टर राज की, और उसके बारे में आपको क्वेश्चन में कुछ P&L अकाउंट दे दिया गया है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप लोगों को करना है। तो प्लीज 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 फोटो खींच लेंगे ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग चेक करेंगे प्लीज, क्या आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है या बिजनेस की इनकम निकालनी है। अब क्वेश्चन में लिखा गया कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब सिर्फ बिजनेस की ही मांग रहा है वो। तो भाई आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है बट ओनली फॉर बिजनेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन of income
फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर राज। किस ईयर के लिए लिख रहे हैं? फॉर द असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर दिया हुआ ना बच्चों, 1920 ईयर दिया है, असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2020-21। हाँ जी, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, आपको पता है, क्योंकि पीजीबीपी इनकम निकालनी है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सीधा नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, एज पर पी एंड एल अकाउंट, आप सीधा इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हो। कितना दिया हुआ है? 26,000 रुपीज। इसके बाद आपको एड बैक करना है एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए गए हैं बट दे आर नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। अब ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड, चेक करते हैं बच्चों। अब देखो, आपको फिर से वैसे ही जैसे हम लोगों ने एक एक करके उसमें से उठाया था वैसे ही यहां पे उठाना है। ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये लिखा है कि ओवर वैल्यू हो गया या अंडर वैल्यू हो गया, कहीं नहीं लिखा। नीचे नोट में चेक कर लो, नहीं लिखा तो टेंशन नहीं लेनी, इसको आगे जाने दो। परचेजेस, परचेजेस पे नोट देख लो। जब भी कोई नोट्स वाला क्वेश्चन होगा आप लोगों ने एक एक करके टॉपिक वाइज बढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड नोट्स देखने हैं, और फिर नोट्स जब हो जाए तो नोट्स पे टिक कर देना है कि भैया नोट्स भी हो गए। परचेजेस, परचेजेस में कोई ऐसी चीज दी हुई है? नहीं दी हुई, आगे बढ़ो। परचेजेस ठीक है। वेजेस 20,000, क्या वेजेस पे ऐसा कुछ दिया हुआ है? बच्चों वेजेस में ये लिखा हुआ है कि राज बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर फॉर 20,000, he charged 15% depreciation on the value of car, the car sold during the year for 17,000, the use of car was 3/4 for the business and 1/4 for the personal। इसका मतलब है कार जो है वो 3/4%। अच्छा आगे लिखा है, सॉरी आगे लिखा है वेजेस के बारे में, वेजेस इंक्लूड 2500 ऑन अकाउंट ऑफ राज ड्राइवर। अच्छा सॉरी, कार के लिए तो कोई इसमें लेना देना नहीं था, वेजेस से लेना देना था। वेजेस दी हुई हैं 2500 ऑन अकाउंट ऑफ राज ड्राइवर। और अच्छा बट राज ड्राइवर जो है वो तो कार ही चलाता होगा, और कार जो है वो 3/4 बिजनेस के लिए और 1/4 पर्सनल है ना, तो पर्सनल वाली डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए ना, आप तो पूरी ले चुके हो, तो हम लोग 1/4 डिसअलाउ कर देंगे बच्चों। वेजेस ऑफ राज ड्राइवर 2500 का 1/4 विच इज 625। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेजेस के बाद आता है रेंट। रेंट दिया हुआ है 6,000 रुपए। 6,000 का जो रेंट दिया हुआ है इसके बारे में आधा रेंट बिजनेस में और आधा जो है वो रेजिडेंस के लिए, तो ठीक है सर, तो 6,000 की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, तो 6,000 रुपए भी हाफ हाफ हो जाना चाहिए। बच्चों आपको याद होगा सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31, जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि कोई भी ऐसा खर्चा जो खर्चा पर्सनल जो ऑफिशियल नेचर का है सिर्फ उसी की डिडक्शन मिलेगी। फिर एक सेक्शन होता था सेक्शन 38, जिसमें हम लोग ये बात पढ़ते थे कि हम लोग पर्सनल नेचर वाला जो खर्चा होगा सिर्फ उस खर्चे को डिडक्शन नहीं देंगे, बिजनेस वाला जो खर्चा होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो हम लोगों ने यहां पर यही करना है। रेंट बिल्डिंग का दिया और बिल्डिंग में आधा आप घर पे घर के लिए यूज कर रहे हो, आधा बिजनेस के लिए, बिजनेस वाले पार्ट का खर्चे की डिडक्शन मिल जानी चाहिए। तो बताओ, बिल्डिंग 6,000 रुपए का रेंट था, तो 6,000 रुपए का हाफ यानी 3,000 रुपए डिसअलाउ कर दूंगा क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है। तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, इन सब के ऊपर नोट्स डालेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि वेजेस ऑफ राज ड्राइवर, जो मैं यहां लिख रहा हूं आप लोग उसको नोट में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस के बाद रेंट के बाद रिपेयर्स ऑफ कार। कार की रिपेयर्स 3,000 रुपीज की कार की रिपेयर्स हैं। कार रिपेयर्स 3,000 रुपीज की हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कार क्योंकि 1/4 पर्सनल के लिए था, 3/4 बिजनेस के लिए था, तो कार की रिपेयरिंग का भी 1/4 डिसअलाउ हो जाएगा।
है कि नहीं? 3000 का 1/4 विच इज 750 रुपीज। इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कार की रिपेयर के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलना चाहिए, और जो जो पॉइंट्स हैं वो आगे। वेल टैक्स पेड, भाई वेल टैक्स पेड और इनकम टैक्स पेड डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल टैक्स सेक्शन 40A2 है ना, 40A2 क्या कहता है? नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कितना अमाउंट था? 2000 नहीं मिलेगी। मेडिकल एक्सपेंसेस, ना मेडिकल एक्सपेंसेस किसके हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। कह रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस वर इंकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ राज फॉर राज की तो है बिजनेस, तो ये तो अपने लिए मेडिकल एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में डाल रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया बंदा है ये तो इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। भाई आप सोचो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, पर्सनल वाली तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे आने की। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ राज मतलब ही नहीं बनता। अगर राज का पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहे हैं तो ये गलत है। 3000 रुपए एड बैक कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेस 11,000, उससे रिलेटेड कोई नोट दिया है? नहीं दिया, तो मतलब कुछ नहीं दिया तो हम लोग मान के चलेंगे कि बिजनेस के जनरल एक्सपेंसेस हैं। मैं जैसे जैसे पॉइंट करवा रहा हूं ना, और ऑब्वियसली इतने सारे क्वेश्चन तो करवा भी नहीं सकता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ये चीज देखो कि किस चीज का क्या रीजन दे रहा हूं मैं। जनरल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस के जनरल एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ कार, कार का डेप्रिसिएशन कितना रुपए दिया हुआ है? 3000। अब देखो डेप्रिसिएशन एडबैक अलाउ कर देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दी जाए तो क्या उस साल का उसको डेप मिलेगा? बच्चों याद करो, हम लोग पढ़ते थे 3 कंडीशंस डेप्रिसिएशन, और पिछली रिवीजन वाली क्लास में भी करवाया हुआ है। क्या? एसेट के ओनर होने चाहिए हो आप। नंबर 2, एसेट हैज बीन पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 3, एसेट हैज नॉट बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा हुआ है एसेट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 17,000। क्योंकि एसेट को बेच दिया गया है इसलिए कोई डेप अलाउ ही नहीं होगा। उसने 3 ईयर का डेप लगा लिया है, मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन ऑफ कार डिसअलाउ कर दूंगा बेटा। एज पर इनकम टैक्स दिस इज नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर? एडवांस इनकम टैक्स पेड, सवाल ही नहीं पैदा होता। एडवांस हो या आउटस्टैंडिंग हो, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कितना अमाउंट? 1000। ठीक है जी, तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड की बात करें, पहले देख लेते हैं। नोट सारे हो गए, ये वाला नोट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला नोट हम लोगों ने कर लिया, मेडिकल एक्सपेंसेस वाली बात हो गई, और ये वाला नोट हो गया, है ना। अब क्रेडिट साइड पे देखते हैं। क्रेडिट साइड पे आपको दिया हुआ है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का, फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर 10,000, सेल ऑफ कार 17,000, इनकम टैक्स रिफंड 3,000। अब बताओ, इनकम टैक्स रिफंड, गिफ्ट फ्रॉम फादर, ये सब चीजें जो दी हुई हैं, अब क्या करें? इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल, मैं क्या करूंगा? माइनस इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। मैं उन इनकम्स को, जिन इनकम्स को आपने क्रेडिट कर दिया बट दे आर नॉट टैक्सेबल, मैंने उनको माइनस करना है। एक एक करके चेक करेंगे। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक से कोई लेना देना है? नहीं। गिफ्ट फ्रॉम फादर, भाई फादर से गिफ्ट, बेकार अकाउंटेंट है तुम्हारा यार। गिफ्ट फ्रॉम फादर को भी उसने यहां डाल दिया। सर अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं, रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिले वो आपकी, रिलेटिव में भी बेटा वो डेफिनेशन थी ना, गिफ्ट फ्रॉम फादर है भाई, फादर, तो ऐसे केस में तो टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए, जितना मर्जी गिफ्ट मिले। सेल ऑफ कार, अब गाड़ी की सेल वैल्यू भी इसने यहां डाल दी है भाई, ये अकाउंट नहीं जानता, ठीक है। सेल ऑफ कार, गाड़ी की सेल वैल्यू, भाई हम लोग ये तो सुनते थे प्रॉफिट लॉस डालते हैं, इन्होंने तो गाड़ी की सेल वैल्यू भी डाल दी, तो ये बात गलत कर दी, इसलिए हम लोगों को यहां से हटाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिफंड मतलब ही नहीं बनता, जब इनकम टैक्स की डिडक्शन ही नहीं मिलती तो इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल क्यों होगा? तो 3,000 रुपए हम लोग यहां पर हटा देते हैं। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड होता तो वो टैक्सेबल होता, बट वो यहां नहीं होता, तब भी तो कहां होता? अदर सोर्सेज में होता। अदर सोर्स है ना, वो आपकी मेन इनकम थोड़ी ना है भाई। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने क्या करना है, और कोई इंफॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में दी नहीं हुई, अब आपने क्या करना है, ऐड वाले प्लस वाले इधर लिख दो, माइनस वाले इधर लिख दो, 10 और 17 और ये हो जाएंगे 27 और 3,
30,000। और मैं प्लस वाले अब एक साथ कर देता हूं। प्लस वाले जो हैं वो कितने बन रहे हैं? 625, 3,000, 750, 2,000, 3,000, 3,000 और 1,000। 13,375। 13,375। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी इनकम कितनी आ रही है चेक करो। 26,000 प्लस 13,375 माइनस 30,000। 9,375 इज माय पीजीबीपी इनकम। 9,375 is my PGBP income from business। समझ में आ गई बच्चों? तो ये लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। नोट्स आप लोग समझ गए हो, जहां जहां मैंने ये चीज बनाई है इन सब के नोट्स होने चाहिए, नोट्स में दिखाना जरूरी है। ये पर्सनल नेचर के पर्सनल नेचर वाला नोट डालेंगे इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑफ कार के ऊपर एक बहुत अच्छा नोट बनना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ कार मिलेगा ही नहीं बिकॉज कार हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एडवांस इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, सेक्शन 40A क्लॉज 2। तो बच्चों ये वो रीजंस हैं जिनकी डिडक्शन मिलनी नहीं चाहिए थी। समझ में आ गई बात? तो नोट्स जरूर लिखना, क्योंकि नोट्स के बेसिस पर एग्जामिनर आपको टेस्ट कर पाएगा कि आप लोगों को रट्टा रटाया है या फिर आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आया है। चलो आ जाओ पेज नंबर 3 और हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आखिरी लेवल वाला क्वेश्चन है, लेवल 3। ना मैंने इस वाले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है, सब चीजें इसके अंदर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है इनफैक्ट। ठीक है, तो आपको दिमाग लगा के बताना है कि कौन सी चीज की कब कब क्या डिडक्शन मिलेगी। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता हूं, इसलिए जो क्वेश्चंस मैंने करवा रहा हूं मैंने कोशिश कर रहा हूं कि सारी मैक्सिमम कवरेज मैं कर सकूं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों, आरटीपी, एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, जो भी आपके पिछले सालों के पेपर, और उसमें से भी अगर कोई डाउट निकल आता है तो प्लीज 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 आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9971975529। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो मुझसे पूछने के लिए, सर इसमें डाउट को कैसे, इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जयसिंह जिनकी एज 66 ईयर्स है, A resident individual furnishes the following particulars relevant for the assessment year 2021। आपके पास ये डेबिट और क्रेडिट साइड पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें टोटल इनकम निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? टोटल इनकम। आप प्लीज इसकी क्लिक ले लेंगे, पहले आप इसकी क्लिक ले लो एक अलग से, ये वाली फोटो खींच लो जल्दी जल्दी, और फिर इसके बाद आप अदर इंफॉर्मेशन की फोटो खींच लो। ठीक है, और अब जो है इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आओ जरा देखें कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी बड़ा क्वेश्चन जब भी देख लो घबराना नहीं है, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए कभी घबराना नहीं है, जितना बड़ा होगा उतना इंटरेस्टिंग भी होगा, आसान भी होगा। ठीक है, तो आओ जरा देखें क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो टोटल इनकम निकालनी है बच्चों। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब वही टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जयसिंह। किस साल के लिए निकालनी है बेटा? फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। हाँ जी, करें स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है नन्ना मुन्ना सा, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टोटल इनकम में। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास ये पूरा पीजीबीपी दिया हुआ है, कैपिटल गेन तो एक छोटा सा अमाउंट ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी निकाल लो। इनकम अंडर द हेड
बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म पीजीबीपी जरूर यूज कर रहा हूं, बट आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हो, पूरा आपको डालना पड़ेगा। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब आपको इनकम रेट पीजीबीपी कैलकुलेट करना है, और इनकम रेट पीजीबीपी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है पता है ना आप लोगों को? नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 7,34,000। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट दिया हुआ है 7,34,000। इसके अंदर हम ऐड बैक करेंगे बेटा वो एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैं वो फिर से बोल रहा हूं, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को अलग से सॉल्व वर्किंग नोट में भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब पहले पीजीबीपी आप वर्किंग नोट में सॉल्व करके बाद में आप टोटल इनकम निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, जो जो वर्किंग है उसके लिए अलग से नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद आपको एक एक करके ऊपर वाले पॉइंट पे देखना है, उसका नोट देखना है। सबसे पहले लिखा है सैलरी टू स्टाफ। अब नाउ सैलरी टू स्टाफ पे जब मैं जाता हूं तो चेक करता हूं सैलरी टू स्टाफ में कोई पॉइंट लिखा है? जी हाँ, लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 लिखा है सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 8,000 टू अ रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000। बच्चों याद करो सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मैं किसी को भी रिलेटिव को पेमेंट देता हूं, और रिलेटिव को अगर मैं पेमेंट देता हूं जो कि अनरीजनेबल अमाउंट है, तो मुझे अनरीजनेबल अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। क्लियरली लिखा है अनरीजनेबल 3,000 है, तो मैं यहां पर सैलरी टू रिलेटिव यहां पे मैं लिख दूंगा 3,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? 3,000 रुपीज रिलेटिव को सैलरी जो मैंने एक्सेस दी है, ज्यादा दिया है, उसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ में और कोई नोट तो नहीं है, तो इस नोट को काट देते हैं, खत्म हो गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं बच्चों 48,000 के जनरल एक्सपेंसेस में कुछ बातें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक्सपेंडिचर ऑफ 4,800 रुपीज इंकर्ड बाय जयसिंह ऑन ट्रेनिंग ऑफ हिज एम्प्लॉइज। मुझे एक बात बता दो, हम लोगों ने सेक्शन 37(1) में क्या पढ़ा था? जनरल डिडक्शन, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर कोई खर्चा 30 से लेकर 36 तक के सेक्शंस में कवर नहीं होता है, और अगर वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, अगर वो बिजनेस के लिए किया गया है, तो उसकी डिडक्शन मिल जानी चाहिए। तो ध्यान से देखो 4,800 रुपीज, क्या ये तीनों कंडीशंस को मीट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो इसलिए इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बी पार्ट, 10,000 रुपए दिया है कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ बिजनेस ऑर्डर। अरे ये भी कमीशन तो दे रहा है, बिजनेस के लिए ही कर रहा है ना, तो मिल जानी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। कॉम्पेंसेशन ऑफ 6,000 पेड टू एम्प्लॉई वाइल टर्मिनेटिंग हिज सर्विस इन द बिजनेस इंटरेस्ट। तो 6,000 रुपए का कोई कॉम्पेंसेशन उसने किसी एम्प्लॉई को टर्मिनेट किया बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, मतलब बिजनेस के फेवर में ही कर रहा है ना भाई सब कुछ, तो मिल जानी चाहिए डिडक्शन। तो बेसिकली इस तीनों पॉइंट्स में ये कहना चाहता है कि तीनों पॉइंट्स 48,000 के अंदर इंक्लूडेड है, इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? यस, these expenses will be allowed as deduction under section 37(1) जनरल डिडक्शन। तो बच्चों जनरल एक्सपेंसेस जो 48,000 है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने नीचे दिए हुए थे उसमें से कोई भी चीज एड बैक नहीं होनी, माइनस ही रहने देनी है, सब कुछ ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नाउ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेबिट साइड पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, रिजर्व नहीं होना चाहिए। अगर रिजर्व है तो दिक्कत है, ये रिजर्व नहीं है बच्चों, तो बैड डेट की डिडक्शन मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं। रिजर्व फॉर लॉसेस, नाउ यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजर्व फॉर लॉसेस को एड बैक करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है रिजर्व फॉर लॉसेस? रिजर्व फॉर लॉसेस है बच्चों 2,000 रुपए का, मैं यहां पर एड बैक कर देता हूं। नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिला के, अच्छा सॉरी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,200 रुपए का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई डिडक्शन मिलनी चाहिए? सर बिल्कुल मिलनी चाहिए, ऑफिस का ही तो है, तो मिल जानी चाहिए। इसके रिलेटेड कोई नोट तो नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। सर रिजर्व फॉर लॉसेस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया। एडवर्टीजमेंट, नाउ एडवर्टीजमेंट 4,000 रुपए का लिखा है, और ये इसमें 1,600 रुपए का आउटस्टैंडिंग खर्चा लिखा है, 2,400 रुपए पेड होगा, ठीक है।
हम तो पूरा पूरा वो देखेंगे ना एक्रूअल बेसिस पर कितना खर्चा है। एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने एक नोट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने नोट में क्या पढ़ा था, सेक्शन 37(2)B। सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर उस वीडियो को देखें, एक बार आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा। 37(2)B में रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट, ब्रोशर, मैगजीन अगर मैं उसमें वहां पे एडवर्टीजमेंट करवाई तो वहां पे डिडक्शन यहां नहीं मिलती, ATGGB ATGGC में मिलती है। और अगर आप बात कर रहे हो अदर एडवर्टीजमेंट, कोई तरीके की कोई और एडवर्टीजमेंट जैसे टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह, तो ऐसे ऐड की आपको डिडक्शन मिल जाती है बिजनेस में। अब यहां पर एडवर्टीजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 3400 बीइंग द कॉस्ट ऑफ 2 डायरीज। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये तो कैपिटल, अरे भाई कैपिटल कैसे, ये तो दे रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, प्रमोशन। वो होता नहीं, वो एक डायरी होती है एग्जीक्यूटिव डायरी, उस एग्जीक्यूटिव डायरी के अंदर आपकी कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, उसमें जिस किसी भी पर्सन को आप दे रहे हो, अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो, उनको इंप्रेस करने के लिए, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहे, समझ में रहे। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरी 3400 रुपए की बनाई है, क्या फर्क पड़ता है, यस इट इज अलाउड एज डिडक्शन। तो बेसिकली ये 4000 रुपए में आउटस्टैंडिंग देके सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा ये एक जो पॉइंट है ये कंफ्यूज कर रहा है, नीचे वाला पॉइंट भी कंफ्यूज कर रहा था, बट इसका कुछ नहीं करना, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, मिल जाएगी डिडक्शन। अच्छा ये जो 2400 और 1600 आउटस्टैंडिंग है, सर ये तो खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए आउटस्टैंडिंग। अरे भाई एक्रूअल क्या, एडवर्टीजमेंट खर्चा सेक्शन 43B में आता है, एक्चुअल पेमेंट में आता है। एक्चुअल पेमेंट याद है बच्चों, कुछ हम लोगों ने 6-7 पॉइंट्स पढ़े थे जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलती है, क्या उसमें आते हैं, नहीं, तो बच्चों मिल जानी चाहिए डिडक्शन। फिर हमें कुछ करना चाहिए सर, इसका कुछ भी नहीं करना, यही तो मुश्किलें हैं, यही तो समझना है भाई। अब क्वेश्चन आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को समझना है कि मुझे करना है या नहीं करना डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, नाउ इसकी डिडक्शन नहीं मिलती, ये बात हम पहले भी क्लासेस में, पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500 रुपीज, 3500 रुपीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब बैंक लोन अगर बिजनेस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक करो कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं, तो बिजनेस के लिए ही मान के चलेंगे, ये हो गया, ये हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एंड पुट टू यूज ऑन June 30, 2019। नाउ व्हाट इज पेटेंट राइट, पेटेंट राइट इज एन इंटेंजिबल एसेट। और बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है इनकम टैक्स के अंदर पेटेंट राइट यानी इंटेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन 25% मिलता है। इन लोगों ने, नलायकों ने पूरा ही अमाउंट डाल दिया है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर, 17,000, डेप नहीं डाला, पूरा अमाउंट डाल दिया। भाई गलत है, तो ठीक करें इसको, करते हैं ठीक, कैसे करेंगे ठीक, जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ऑन पेटेंट राइट, हम इसको पूरे को एड बैक कर देते हैं। सर उसका डेप तो मिलेगा, हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा। मैं क्या करता हूं, नीचे एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड लिख देता हूं, और एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड में बच्चों मैं क्या करूंगा, इस डेप्रिसिएशन ले लूंगा ऑन पेटेंट्स। 17,000 रुपए का डेप्रिसिएशन में जब कैलकुलेशन करूंगा तो मैं June 30, 2019, तो बच्चों पुट टू यूज भी 180 डेज से ज्यादा है। बच्चों याद है ना आप लोगों को, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, 180 डेज से ज्यादा है, इसलिए पूरा 25% ही मिलेगा। तो 17,000 का 25% डेप मिलेगा, विच इज 4250, 4250 मिल जाएगा डेप। ओके सर, मजा आ गया सर, बढ़िया हो गया ये तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स हो गया ना। नेक्स्ट आ जाते हैं लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग नो हाउ। नाउ नो हाउ ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है, और आपने 3 मार्च 2020 को खरीदा, यानी पुट टू यूज 180 डेज से कम बन रहा है, और इन्होंने तो पूरा ही P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलत कर दिया। तो क्या करें, एड बैक कर दें, एक्सपेंडिचर ऑन नो हाउ एड बैक कर दें बच्चों, कितना अमाउंट है 60,000 रुपए, एड बैक कर देते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर भी क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन, बट इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसका रेट होगा 12.5%, ऊपर वाले का हमने 25% लिया था, इसका क्या लेंगे 12.5। क्यों, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज है बच्चों। 60,000 का 12.5,
तो ये आएगा 7500। तो 7500 रुपीज का डेप्रीसिएशन यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी डिडक्शन हमें अलाउ हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, सर क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि पेटेंट राइट 17,000 रुपए है, 4250 माइनस यहीं पे करके दिखा देते हैं, डिफरेंस अमाउंट ऐड बैक कर देते हैं। बेटा वो भी चीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको फिर भी डेप्रिसिएशन की एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है, आप अगर प्रेजेंटेशन में वो दिखाना चाहते हो फिर भी आपको एक नोट बनाना पड़ेगा। और यहां पर तो क्लियर हो गया ना, आपने पूरे एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर दिया, नीचे डेप अलाउ हो जाएगा। नोट आपको डेप्रिसिएशन को तो देना ही है, बट वहां पर वो डिफरेंस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसमें से माइनस क्यों किया, वो जो एक्सेस अमाउंट है, तो वो उसके बारे में आप लिखोगे। तो मैं ये बेटर कहूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि ये चीज़ बेटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप अगर आप में से वो बच्चे भी वो करते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट को भी कोई परेशानी होनी चाहिए, बिल्कुल उसके मार्क्स मिलने चाहिए। बात तो एक ही है, लॉजिक तो एक ही है, एक्सेस अमाउंट ऐड बैक कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं था ये दोनों पॉइंट्स को कवर अप कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया 28,000 और प्लांट एंड मशीनरी एज पर इनकम टैक्स ऑलरेडी दिया 29,700। तो भाई इनकम टैक्स वालों को 29,700 दिया है और वैसे 28,000 मतलब 1,700 कम डेप्रिसिएशन अलाउ किया तो करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का डेप्रिसिएशन और अलाउ करूं? 1,700 रुपीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये वो अमाउंट है जिसको आपने अभी तक नहीं दिया। और अगर आपको याद हो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने सेक्शन 43B में पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, पे नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। 13,000 रुपए इसकी डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। सर देख तो लो, सर कोई नोट तो नहीं है? हाँ ये तो जरूर देखना चाहिए, नीचे नोट है। आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी 3,000 इज पेड ऑन July 10, 2020। यानी आपकी रिटर्न से पहले रिटर्न की डेट दी हुई है 31 जुलाई। आप लोगों को भी पता होना चाहिए इंडिविजुअल्स की ड्यू डेट की रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, कंपनीज की 30 सितंबर होती है, वो इंडिविजुअल जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है 30 सितंबर होती है। यस या नो? तो बच्चों यहां पर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, मिस्टर जयसिंह की। ऑडिट के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम मान के चलेंगे 31 जुलाई। ऑब्वियसली अगर नहीं भी दिया होता तो हम 31 जुलाई ही बोलते। 3,000 रुपए पे कर दिया 10 जुलाई को, 8,000 पे किया अक्टूबर 3 को, क्या मिलेगी अक्टूबर 3? नहीं। आपको याद होगा 43B में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप रिटर्न से पहले भी पे कर दो ना तब भी डिडक्शन मिल जाती है। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं याद आ रहा मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज एक बार रिविजन कर लेंगे। 3,000 इज पेड ऑन 10th जुलाई। 10,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि 8,000 तो आपने रिटर्न के बाद पे किया और 2,000 तो पे ही नहीं किया, तो आपको 10,000 रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहां से, अब तो जीएसटी है। बेटा देखो ऐसा है, कोई पुराना भी हो सकता है, कोई पुराना टैक्सेस भी हो सकता है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग हो, वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग आउटस्टैंडिंग, देखो अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग जीएसटी दिया हुआ है तो हमें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी दिया तो ये भी गलत नहीं है, अभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई पुराना टैक्सेस हो सकता है, किसी का बनता हो, रहता हो। तो ये आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी कितनी है बच्चों? मैं कितना एड बैक कर दूं? 10,000 रुपए एड बैक कर दूं, क्योंकि 3,000 रुपए की तो डिडक्शन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सर ये वाला भी पॉइंट हो गया, सर ये वाला तो समझ में आ गया, सर ये खत्म हो गया, बहुत ही बढ़िया, 5th पॉइंट खत्म। अब आ जाते हैं बच्चों क्रेडिट साइड पे ना। क्रेडिट साइड पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन एंड डिस्काउंट दिया, ये एक आम इनकम है बिजनेस की, कोई दिक्कत नहीं है अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई नोट दिया हो। इसके ऊपर कोई नोट नहीं दिया। सन्ड्री रिसिप्ट्स भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हम मान के चलेंगे कि ये जनरल, जैसे हम लोग पीजीबीपी में जनरल एक्सपेंसेस बात करते हैं, इनकम में, पीजीबीपी में इनकम में सन्ड्री रिसीट्स बोलते हैं, जनरल रिसीट्स हो गई, तो मेरे को लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ अगर मेरे को कोई कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है तो बच्चों इसका अलग तो एक सेपरेट हेड है, तो क्या मुझे इधर डालना चाहिए? नहीं सर। तो मुझे कहां डालना चाहिए? मुझे इसको कैपिटल गेन के हेड में डालना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इनकम्स क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, तो मैं उसको हटा दूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का बेटा? 31,000 का, मैं इसको हटा रहा हूं, ये नहीं आएगा। इसके अलावा
इसके अलावा एक पॉइंट नंबर 6 रह गया बच्चों, हम लोगों ने सारे कवर अप कर लिए। पॉइंट नंबर 6 रह गया, इनकम ऑफ जयसिंह फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इज 12,000। कंपनी डिपॉजिट, आपने कहीं कंपनी में डिपॉजिट किया, उस पर इनकम मिल रही है, भाई ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है, बिजनेस थोड़ी ना ये कोई आपका। तो 12,000 रुपए P&L में शो नहीं किया, बिल्कुल सही किया अकाउंटेंट ने, यहां नहीं भी करना था तो कहां करेंगे, हम इसको अदर सोर्सेज में करेंगे, तो इसीलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे यहां पर और पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। पीजीबीपी अब आ जाना चाहिए आपका, पीजीबीपी कितना आ रहा है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो मेरी पीजीबीपी इनकम आ गई है बच्चों, पीजीबीपी इनकम आप लोग भी प्लीज कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 7,34,000 734 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500 प्लस 17,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 माइनस 4,250 माइनस 7,500 माइनस 1,700, इसके अलावा माइनस 31,000, 785,050। आई होप सबका यही आंसर आ रहा होगा, प्लीज चेक करेंगे, 785,050 ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस। नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया है, बट मुझे कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मेरे को इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ साथ मुझे और भी करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में यहां पे लिख दूंगा 785,050। अब मुझे इसमें ऐड करना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था बच्चों 31,000 रुपए का। इसके अलावा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस कितनी इनकम दी हुई है, जो कि 12,000 रुपए दी है कंपनी डिपॉजिट से जो कमाया 12,000 रुपए, दैट्स इट। तो ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी बच्चों, ग्रॉस टोटल इनकम GTI। GTI तो ये मेरा आ गया 785,050 प्लस 31,000 प्लस 12,000, 828,050 मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। 828,050 मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, कोई डिडक्शन 80C वाली नहीं है, तो यही ग्रॉस टोटल इनकम मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। तो आप लोग बट फॉर्मेट में जरूर लिखोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाया क्योंकि मेरे को नहीं पता आप लोगों ने डिडक्शंस किस तरीके से कंप्लीट करा है या नहीं किया, तो आप लोग प्लीज कंप्लीट करेंगे तभी आप वो पूरा टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये मेरा टोटल इनकम आ गया, कितना आएगा 828,050। ऐसा क्लियर बच्चों, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो प्लीज इसको फटाफट सब लोगों ने कोई क्लिक ले लो तो ज्यादा बेटर है। मैं एक एक करके पेज पे रुकता हूं, अब यहां पे क्लिक लेने के बाद मैं यहां आ जाता हूं और लास्ट में, हाँ तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्लिक ले ली होगी। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन, लेवल 3 का क्वेश्चन। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लेवल 3 का ही प्रोफेशन का क्वेश्चन। हाँ जी, तो लेवल 3 में एक प्रोफेशन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। अब प्रोफेशन वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है, प्रोफेशन वाले क्वेश्चन में चीजें कैश बेसिस पे होती हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा है डॉक्टर अविनाश गुप्ता इज अ रिनोन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। क्या लिखा है, कैश बेसिस, तो आपको कैश बेसिस पे दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 1920। तो 1920 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और आप लोग तो जानते ही है बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक कैश बुक। कैश आया, कैश गया, आया तो इनकम, गया तो खर्चा।
तो ये इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो इनका यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी होता है बेसिकली, अगर वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो। इज दैट क्लियर? अब ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कैश बेसिस पे करते हैं। जब ये कैश बेसिस पे करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ कैश बेसिस पे ही दिमाग चलना चाहिए कि कैश बेसिस पर कब इनकम होगी और कब खर्चे होंगे। आओ देखते हैं बच्चों, कैश बेसिस पर हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, ओके। कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अच्छी बात यह है कि आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना है, पूरा पीजीबी पूरी टोटल इनकम नहीं निकालनी। आफ्टर टेकिंग टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बुक्स वर्थ ₹25,000, ठीक है, बुक्स वगैरह का हम लोग देख लेंगे, ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ओके सर। सर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, और इसके लिए हमें फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट थोड़ा चेंज क्या, बहुत सिंपल करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मेट करेंगे ये वाला जो मैं आपके साथ कराने वाला हूं, देखना ध्यान से। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ, इसका बना रहे हैं हम डॉक्टर अविनाश। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। बेटा देखो, मैंने पूरी कोशिश की है सारे पॉइंट की कवरेज करने की, जो पॉइंट सारे कवर हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली एक आधे पॉइंट और रह गए होंगे, तो वो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो। रिजल्ट चाहिए भाई, ठीक है। अब इधर देखो, पर्टिकुलर्स, और यहां पे लिखते हैं अमाउंट, ओके सर। अब देखें प्लीज, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रोफेशन की इनकम निकालनी है, तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा प्रोफेशन वाले फॉर्मेट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सीधा टैक्सेबल रिसीट्स लिखेंगे, जो रिसीट्स टैक्सेबल होनी चाहिए। अब टैक्सेबल रिसीट्स कैसे लिखनी है, आप लोग एक एक करके चेक करोगे कि कौन कौन सी रिसीट्स टैक्सेबल होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोगों ने फोटो खींच ली होगी, ऑब्वियसली क्वेश्चन इसकी एज इट इज फोटो खींच लो, और फिर इसकी, ठीक है। अब जरा देखो, आपने बैलेंस फॉरवर्ड दिया था, बैलेंस फॉरवर्ड इज कैश बैलेंस ना, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं है सर। कंसल्टेशन फीस की बात करते हैं, ये हमारा बिजनेस की टैक्सेबल रिसीट हो सकती है। अच्छा, जब कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रही है तो हम इनकम टैक्स भी कैश बेसिस पे ही निकालेंगे। कंसल्टेशन फीस सर पिछले साल की भी 5,000 रुपए इस साल में मिली है, पिछले साल की इस साल में मिली है, तो क्या पिछले साल की इनकम में शो किया होगा? नहीं किया होगा सर, इस साल में ही करेंगे ना, हम एक्रूवल थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो कैश बेसिस कर रहे हैं, तो इस साल में करेंगे। तो 18-19 की 19-20 की 1,40,000 रुपए की टोटल कंसल्टेशन फीस है। तो मैं ऐड बैक मैं ऐड बैक कह रहा हूं, ऐड बैक वर्ड यूज नहीं करेंगे यहां पर, हम लोग सिंपली टैक्सेबल रिसीट्स, हम लोग सिंपली पीजीबीपी इनकम इसमें आसान तरीके से निकालते हैं, टैक्सेबल रिसीट्स माइनस पेमेंट अलाउड एज डिडक्शन, और प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। कंसल्टेशन फीस आ गई 1,40,000। इसके अलावा सर और क्या चीजें आ सकती हैं? आओ बेटा, कंसल्टेशन फीस हो गया है, एक एक करके पॉइंट को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये हो गया है विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस भी तो बेटा डॉक्टर कमाते हैं ना। 30,000 की विजिटिंग फीस जो है वो भी आपकी टैक्सेबल रिसीट्स में आएगी, तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ विजिटिंग फीस। कितनी अमाउंट है बेटा? विजिटिंग फीस है 30,000 सर, ओके। तो जी 30,000 विजिटिंग फीस आ गई। नेक्स्ट आ जाते हैं लोन फ्रॉम बैंक। ना इन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लोन एंड फ्रॉम बैंक सही दिखाया है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या है कि कितना आया मतलब इनकम थोड़ी ना जरूरी है। लोन लिया वो भी तो पैसा आया ना, इज दैट क्लियर? हालांकि वो हमारी लायबिलिटी है, बट आया तो है ना पैसा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में उन्होंने गलत नहीं किया। हम लोगों ने समझना है कि ये इनकम है या नहीं, नहीं है इनकम सर, लोन इनकम थोड़ी ना होती है, गलत। सेल ऑफ मेडिसिन इनकम है, सेल ऑफ मेडिसिन इनकम है, तो आ जाओ बच्चों सेल ऑफ मेडिसिन लिख लेते हैं। सेल ऑफ मेडिसिन इनकम है कितने रुपए की? 60,000 रुपीज। सेल ऑफ मेडिसिन 60,000 रुपीज।
गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, आपको साथ साथ नोट भी चेक करना है, कहीं नोट तो नहीं है इसके ऊपर। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स के ऊपर एक नोट है, नोट नंबर 4 लिखा है, इंक्लूड 2000 फ्रॉम पेशेंट्स इन एप्रिसिएशन ऑफ द मेडिकल सर्विस। 5000 के गिफ्ट में से मेडिकल सर्विस की एप्रिसिएशन के लिए गिफ्ट मिला है, कहां पे जाएगा? पीजीबीपी। कहां लिखा है? सेक्शन 28, एनी बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव्ड इन while running your business या while running your profession, then in that case that should be taxable under the head PGBP। तो बच्चों ये 2000 रुपए एप्रिसिएशन ऑफ मेडिकल सर्विस है, इसलिए गिफ्ट्स इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस 2000 रुपए, दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। अच्छा, दूसरा 3000 बर्थडे गिफ्ट्स मिले हैं ना, ये बर्थडे गिफ्ट्स दैट शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड this PGBP, but that can be taxable under the head other sources अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो जाए। समझते हो बच्चों? गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, तो ये वाला पॉइंट हो गया है। रॉयल्टी फॉर द आर्टिकल्स पब्लिश इन वेरियस जर्नल, रॉयल्टी। नाउ दिस रॉयल्टी, भाई अगर मैं बात कर रहा हूं एक प्रोफेशन की, तो रॉयल्टी, मैं डॉक्टर हूं भाई, अगर मेरे को रॉयल्टी मिल रही है एक आर्टिकल्स लिखने की, तो वो मेरी अलग इनकम है, that will come under the head other sources। dividend other sources, वैसे तो dividend from domestic companies exempt है ना। interest on government securities other sources, तो ये वो इनकम है जो अदर सोर्सेज में जाएंगी। हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, बट इसका पीजीबीपी में कोई लेना देना नहीं है, तो मैं पीजीबीपी को टैक्सेबल रिसीट्स को क्लोज कर देता हूं। ये मेरी टैक्सेबल रिसीट्स आ गई हैं, ठीक है, इस टैक्सेबल रिसीट्स को क्लोज कर देते हैं। ये आ गया 170, 2,32,000, 2,32,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग लिखेंगे यहां पर पेमेंट्स अलाउड एज डिडक्शन। अब पेमेंट्स अलाउड एज डिडक्शन देखेंगे। अब पेमेंट्स अलाउड एज डिडक्शन में देखेंगे तो एक एक करके पेमेंट्स देखेंगे, कौन सी पेमेंट्स हैं। रेंट ऑफ द क्लिनिक, कितना रेंट दिया है? 24,800, 1200। सर अगले साल का भी दिया हुआ है, अरे क्या फर्क पड़ता है, दे दिया ना इस साल, तो इस साल में जो दे दिया पूरा रेंट ऑफ द क्लिनिक यहां पे ही आएगा। अच्छा, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स पे मैं ये एक टिक मार देता हूं कि ये वाला हो गया है। रेंट ऑफ क्लिनिक आ जाएगा मेरे ख्याल से 26,000 रुपये बन रहा है, तो 26,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट, रेंट ऑफ क्लिनिक के बाद वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, भाई खर्चा है ना ऑफिस का, बिल्कुल 2,000 रुपये आएगा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स। ना बुक्स के ऊपर तो भाई डेप मिलता है ना, बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर बुक्स की डेप्रिसिएशन की बात करें तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन का रेट अब 40% हो गया। आपको याद होगा पहले डेप्रिसिएशन एनुअल पब्लिकेशन पे 100% होता था, अदर बुक्स पे 60 होता था। अब गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों से इसको मैक्सिमम 40% पे ले आई है, तो इसलिए 40% डेप ही मिलेगा। बट बुक्स भी यहां पर 2 दी हुई है, बुक्स वर्थ ₹25,000 ऑन 15/5/19 परचेज किए गए थे, एनुअल पब्लिकेशन 5/2/2020 को परचेज किए गए थे। तो इस पर तो एनुअल पब्लिकेशन वाली जो वैल्यू है उस पर तो हाफ रेट मिलेगा, और इस 25,000 पे फुल रेट मिलेगा। तो आओ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। तो अगर मैं बात करूं 25,000 की, तो 25,000 पर तो पूरा 40% डेप मिलेगा, प्लस जो 15,000 रुपए की बुक्स रह गई, क्योंकि टोटल मेरे ख्याल से 40,000 की बुक्स थी, है ना। अब इस 40,000 की बुक्स में से 15,000 की जो बुक्स रह गई बच्चों, इस पर डेप्रिसिएशन 20% मिलेगा, यानी टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 13,000। तो बुक्स का काम डन। अच्छा प्लीज आप लोग क्या करो, इस बुक्स के लिए जरूर एक वर्किंग नोट बनाना, इसके लिए वर्किंग नोट बना लेना। वो बुक्स, वो ब्लॉक वाला एक वर्किंग नोट बन जाएगा जिसके अंदर आप ये शो करोगे, मैंने यहीं पर कर दिया है, आप लोग जरूर नोट्स में बनाएंगे। इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, तो रेंट हो गया है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, प्रोफेशनल बुक्स हो गया, हाउस होल्ड खर्चे। क्या घर के खर्चे आपके एक्सपेंसेस हैं बच्चों? नहीं है, गलती से लिख दिया है, यहां नहीं आएगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेबिट नहीं किया हुआ है ना, हम लोग तो एक एक करके चीजों को उठा रहे हैं, हम प्रॉफिट से थोड़ी ना उठा रहे हैं बच्चों, हम लोग तो टैक्सेबल रिसीट माइनस पेमेंट अलाउड डिडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसकी अभी तक डिडक्शन ली नहीं।
तो लेनी भी नहीं है। कलेक्शन चार्जेस फॉर डिविडेंड इनकम, ना ये डिविडेंड इनकम में से माइनस होगा अदर सोर्सेज में, इसलिए इसका कोई यहां पर रोल नहीं है। मोटर कार परचेज किया 1,30,000 रुपए का, तो इस मोटर कार का तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कार परचेज की 1/120 को, तो बच्चों लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ है, तो इसलिए हाफ रेट डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन कार, ठीक है। इसके लिए भी प्लीज वर्किंग नोट बना लेना। मैं यहां पर क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है तो मैं सारा नहीं कर सकता हूं, बट मैं आपको कार का डेप्रिसिएशन 1,30,000 का 15% नॉर्मल रेट होता है 7.5 मिलेगा बेटा। 1,30,000 का 7.5%, 1,30,000 का 7.5% विच इज 9,750। और उस 9,750 में भी एक दिक्कत है कि लिखा है इट इज एस्टिमेटेड एट 1/3 यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल यूज। ओले, अच्छा, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ये पर्सनल यूज के लिए। तो इसका मतलब है जो मैंने 9,750 अभी कार का डेप्थ निकाला है उसका 1/3 तो पर्सनल के लिए है, तो हमें कौन से वाला लिखना है, सिर्फ बिजनेस वाला। तो यहां पर आएगा 9,750 का 2/3 विच विल बी 6,500, यानी डेप्रिसिएशन ऑन कार मुझे 6,500 की अलाउ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन कार हो गया है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं आप लोगों ने, 4 सितंबर को खरीदे हैं आपने, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो 180 डेज से ज्यादा बनता है, तो सर्जिकल इक्विपमेंट में मैं डेप्रिसिएशन लूंगा। आप लोगों ने सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदा है, ये बात यहां लिखी हुई है, ये हो गया सर्जिकल इक्विपमेंट 24,800 के हैं, तो मैं यहां पर डेप्रिसिएशन बिल्कुल लूंगा। डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इसके लिए भी आप लोग जरूर वर्किंग नोट बनाएंगे। ओपनिंग WDV वाला जो फॉर्मेट होता है जरूर होना चाहिए। 24,800 पर आप यहां पर 24,800 रुपए पर आप यहां पर पूरा 15% डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा 24,800 पर। तो 24,800 उसका 15% होता है 3,720। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है। इनकम टैक्स की डिडक्शन मिलती नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने डेप्रिसिएशन, ये कार वाला पॉइंट हो गया है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है सर, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स सर मिलती है, आप ही ने बोला था सर, सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 36 कितना अमाउंट है 3,000, तो 3,000 की यहां डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपए का सैलरी टू स्टाफ है और उसके लिए कोई नोट तो नहीं है, नहीं है, तो मिल जानी चाहिए डिडक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल खर्चा है। सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, सैलरी टू स्टाफ के बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है बच्चों, ये 80C में मिलेगी डिडक्शन, यहां नहीं मिलेगी तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। गिफ्ट टू सन 5,000। आप देख रहे हो मेरा करने का तरीका चेंज हो गया है। जब मैं प्रोफेशन के लिए कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि किन खर्चों की डिडक्शन मिलनी चाहिए वो माइनस करो। अच्छा, उसमें मैं ये देखता था पहले वाले बिजनेसेस में किन खर्चों की डिडक्शन मिल चुकी है वो एड बैक कर दो, है ना, वो क्योंकि नेट प्रॉफिट उठाता था। अच्छा, गिफ्ट टू सन 5,000 रुपए, भाई क्या कर रहे हो, गिफ्ट टू सन थोड़ी ना आएगा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, बड़ा मजा आता है जब एक एक करके पॉइंट हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन सर बिजनेस के लिए लिया होगा, हम मान के चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल आएगा 11,000। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ मेडिसिन। ना मेडिसिन की परचेजेस दी हैं 40,000 रुपए। अगर मुझे मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता तो ठीक था, बट क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी दिया है, तो यहां पर मेरे को मेडिसिन का सोल्ड, जो मेडिसिन एक्चुअली बेची हैं वो मेडिसिन की मुझे कॉस्ट चाहिए होगी, तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए का, प्लस परचेजेस हैं 40,000 रुपए के, तो 10,000 रुपए प्लस 40,000 रुपए और माइनस 6,000 रुपए, तो ये हो जाएगा बच्चों 44,000 रुपीज। ठीक है,
अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और देखता हूं पेमेंट्स कितनी बन रही हैं। आप लोग प्लीज साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ये मेरी बी पार्ट हो गया पेमेंट्स। अब मेरी पेमेंट्स कितनी हैं चेक करता हूं। 26,000 प्लस 2 प्लस 13 प्लस 6,500 प्लस 3,720 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 11,000 प्लस 44,000। ये हमारे टोटल खर्चे हैं 1,24,220। 1,24,220। तो ये हमारी पेमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालना होता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, और वो मैं सिंपली कैसे निकाल लूंगा? ए माइनस बी। कार एक्सपेंसेस, एक कार एक्सपेंसेस मिस हो गया था 15,000 रुपए का, यहां पर दिया हुआ है 15,000 रुपए के कार एक्सपेंसेस, और क्वेश्चन में लिखा है 1/3 फॉर द यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल यूज। तो 2/3 की डिडक्शन मिलेगी। तो 15,000 का 2/3 यहां पर मुझे अलाउ करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां लिखना रह गया कार एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा 2/3 ऑफ 15,000 विच इज 10,000। तो ये हो जाएगा 1,34,220। ठीक है, 134,220 जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो ये आ रहा है 97,780 मेरी प्रोफेशन की इनकम। प्लीज नोट करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात करवाई है। देखो, एक भी चीज़ मिस हो जाए तो आंसर मिस्टेक हो जाती है, तो कोई भी चीज़ मिस ना ही हो तो अच्छा है। तो चीज़ों को देखते रहना, क्योंकि मैंने देखो ऊपर से देखना स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे टिक नहीं लगाए थे, तो कार एक्सपेंसेस पे टिक नहीं लगाया और मैं सीधा परचेज ऑफ मेडिसिन पे आ गया। तो वो एक दिक्कत वाली बात है, तो आप लोगों ने देखना है। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोग जब दोबारा रिकनसाइल करते हो, चीज़ें देख रहे होते हो, तो कोई ना कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो वहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ, और टिक नहीं लगा हुआ तो बस वही गलती होगी आपकी। तो प्लीज़ चेक करना। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा प्रोफेशन का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है, इस तरीके से प्रोफेशन का इनकम निकालना होता है। लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं अब, पॉइंट नंबर लेवल नंबर 3 का ही मैं ये कहूंगा, लेवल 3 ही कहूंगा मैं इसको, 4 पे नहीं लेके जाऊंगा, 3 ही लेवल बोलूंगा। ये एक आखिरी लेवल में बोलूंगा जिसके अंदर मैं देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि प्रॉपर्टी में बिजनेस भी हो रहा है और प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी किराए पर भी दी हुई है, ये सब चीजें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो इसलिए एक क्वेश्चन वो वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुमित, age 40 years, furnishes the following particulars of his income relevant for the assessment year 2021 और प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 तक की आपको ये इनकम दी हुई है। इज दैट क्लियर? आप लोग क्वेश्चन की क्लिक ले लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं इसको इस तरीके से यहां तक आप फोटो खींच लो पहले पूरे P&L अकाउंट की, और फिर इसके बाद इस वाले पार्ट की। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे को इसमें क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो टोटल इनकम निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है? टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम। बट क्योंकि टोटल इनकम की बहुत सारी चीजें आपको अभी नहीं आती होंगी, तो देखेंगे टोटल इनकम तक हम लोग क्या करते हैं। बट पहले हम लोग पीजीबीपी निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस आज पीजीबीपी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड, सॉरी टोटल इनकम निकालना था इसमें, तो टोटल इनकम, सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम निकालना ना, तो टैक्सेबल ही लिखते हैं, कोई नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो क्वेश्चन बोलेगा वही लिखना भाई, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। सुमित, किस ईयर के लिए निकालना है बेटा? फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21।
सबसे पहले क्या निकालेंगे? पीजीबीपी, है कि नहीं? पहले तो पीजीबीपी निकालना पड़ेगा। तो पीजीबीपी निकालने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है पता है आप लोगों को? नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट आपको दिया 7,98,600। 7,98,600। मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक एक करके बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले सैलरी टू स्टाफ उठाते हैं बच्चों, प्लस एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। ऐसे एक्सपेंस जिनको डेबिट कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड। सैलरी टू स्टाफ 2,31,000। सैलरी टू स्टाफ का जो अमाउंट है इसके बारे में कोई नोट नहीं है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये मान के चलेंगे बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट में कोई नोट नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं इस पर भी कोई नोट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर्स 20,000 रुपए का खर्चा दिया हुआ है। अब 20,000 रुपए का जो है खर्चा दिया है हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग का, क्वेश्चन में लिखा है कि सुमित ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी erection of which was completed in March 1998. Okay, there are 3 identical residential units in house. Unit 1, 50% of the carpet area which is let out at a tenant of let out to a tenant at 20,000 per month, यानी रेंट पे दिया हुआ है। Unit 2, 25% carpet area which is used by Sumit for his own residential purpose, और Unit 3, 25% is utilized by him for his business purpose. तो बेसिकली 50, 25, 25 3 हिस्से में घर बनाया हुआ है, और 50% जो हिस्सा है वो किसके लिए है? लेट आउट किया हुआ है। 25% बिजनेस के लिए और 25% घर के लिए। हमें कौन से डिडक्शन मिलनी चाहिए? सिर्फ घर की मिलनी चाहिए, बाकी नहीं मिलनी चाहिए ना। हम पीजीबीपी की बात कर रहे हैं, तो कितना डिसला हो जाना चाहिए? 75%। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपको रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए दिया हुआ है। रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए दिया हुआ है। इस 20,000 रुपए का 75% डिसला हो जाएगा, यानी 15,000 रुपए। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये भी वही 30,000 का म्युनिसिपल टैक्स दिया, बट अगेन म्युनिसिपल टैक्स जो है वो कितना अमाउंट दिया है? 30,000। 30,000 का 75%, 75% एड बैक हो जाएगा, यानी 22,500 को मैं एड बैक कर दूंगा। आगे फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कितनी दिया है? हाउस प्रॉपर्टी की 16,000। ओके, इसमें भी वही, क्योंकि जो भी कॉमन खर्चे हैं सेक्शन 38 के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था, फायर इंश्योरेंस जो भी कॉमन खर्चे हैं हाउस प्रॉपर्टी के वो सब सेग्रीगेट होंगे बच्चों, और 75% एड बैक कर देंगे। 16,000 रुपए का 75% एड बैक कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 12,000। ये एड बैक कर देंगे। ऑफिस के खर्चे अलाउ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन लाइफ पॉलिसी अलाउ नहीं होगी, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो अपनी है, तो 80C में मिलेगी डिडक्शन, यहां से हटानी है, यहां से हटानी है। कितने रुपए की? 3,000 रुपए यहां से हटा देते हैं, तो इसमें मैंने एड बैक कर दिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी 60,000। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ 25% अलाउ होना चाहिए, तो 60,000 का सिर्फ और सिर्फ 75% डिसला, 75% 25% अलाउ होगा, 75% डिसला हो जाएगा, यानी 45,000। आगे आ जाओ, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। बिजनेस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। वेल टैक्स, वेल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है, तो वेल टैक्स को हम लोग एड बैक कर देते हैं बच्चों। कितना है वेल टैक्स? वेल टैक्स दिया है 6,000 रुपए। पेटेंट राइट्स 35,000 की पीएनएल अकाउंट में डाला हुआ है डेबिट साइड पर। आप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है हाफ ऑफ 70,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ सच राइट, यानी पेटेंट राइट का आधा उन्होंने पीएनएल में डाल दिया है, आधा नहीं डाला, वो अकाउंट्स के हिसाब से किया है। आपके हिसाब से क्या है? डेप सर कितना? 25%।
तो सर अप्रैल 6 2019 को खरीदा था, 180 डेज से ज्यादा है, पूरा डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो जो इन्होंने किया है मैं उसको हटा देता हूं। इन्होंने तो पेटेंट राइट्स को यहां पे डाल दिया है, बट यहां पे पेटेंट राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन पेटेंट राइट को मैं एड बैक कर देता हूं। जो इन्होंने 35,000 डाला है नहीं आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट राइट 70,000। भाई कॉस्ट तो 70 है, 35 नहीं है। 70,000 का 25%, तो वही आएगा 17,500 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये खत्म, वेल्थ टैक्स खत्म। इनकम टैक्स पेनल्टी, भाई पेनल्टी नॉट अलाउड, इनकम टैक्स पेनल्टी नॉट अलाउड। पेनल्टी की डिडक्शन नहीं मिलती, कानून तोड़ने की डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जानी चाहिए। इंटरेस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अब यहां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, हाउस में वही 3 हिस्से हैं, तो 25% की मिल जानी चाहिए सर, 75% की नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस यानी 50,000 का 75% डिसअलाउ कर दूंगा, विच इज 37,500। इसके अलावा नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। अब ये जाएगा बच्चों अदर सोर्सेज में एडजस्ट होगा, जो शेयर्स पर अगर मैं कोई इनकम हो रही है, तो ये देखो डिविडेंड मिल रहा है ना, तो इस डिविडेंड इनकम में से माइनस हो जाएगा। सेक्शन नंबर 57, ठीक है, वो 50 जो अदर सोर्सेज वाला होता है 57 होता है, उसमें से माइनस हो जाएगा 2,000 रुपए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको भी यहां पे एड बैक करना पड़ेगा। यहां पे ये नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये यहां नहीं आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, बिजनेस वाला कुछ नहीं किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में 75% एड बैक कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला मतलब ही नहीं बनता, ये तो अदर सोर्सेज का पार्ट है, ये यहां से हट जाएगा। रेंट पेड टू सुमित, सुमित कौन है भाई? सुमित ही तो है, ये अपने आप को रेंट दे रहा है, नोशनल रेंट। नोशनल रेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलती भाई। ये हम लोग कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं सर, नोशनल नहीं बेटा, नोशनल रेंट की कोई डिडक्शन नहीं मिलती। इस 1 लाख रुपए का जो रेंट है इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप लोग क्या करो, इसको ऐड बैक कर दो, ये तो आप ही का घर है, इसको पूरे के पूरे को ऐड बैक कर दो, 1 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं मिलती बेटा, रेंट अपने आप को दे रहा है, वो भी क्यों मिलेगी। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं बच्चों। क्रेडिट साइड पे जब मैं देखता हूं तो क्रेडिट साइड पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000। अब ये रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहां क्यों आएगा, ये तो हाउस प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में जाएगा। तो इनकम्स credited but they are not taxable। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां नहीं आएगा। कितना अमाउंट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,40,000, यहां नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और डिविडेंड कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। कितना है? 12,500, 12,500। ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। बच्चों याद है आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक्सपोर्ट इंसेंटिव सेक्शन 28 में, पीजीबीपी के सेक्शन 28 में एक्सपोर्ट इंसेंटिव पढ़ा था। उसमें 3 पॉइंट होते थे, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सर दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली, ये कहीं और हेड में नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल ठीक जगह पे डाला हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब मैं सॉल्व कर दिया है मैंने पीजीबीपी। मैं अब ये माइनस करने वाला हूं, चेक करते हैं पीजीबीपी इनकम कितनी आ रही है। आप लोग भी चेक करो, मैं भी करता हूं।
फटाफट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी 798,600 प्लस 15,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000 प्लस 3 प्लस 45 प्लस 6 प्लस 35 प्लस 1,000 प्लस 37,500 प्लस 2,000 प्लस 1 लाख। इसके बाद माइनस करना है 17,500 माइनस 240 माइनस 12,500। तो बच्चों 8,07,600 ये मेरी आ गई है पीजीबीपी इनकम। 8,07,600 ये मेरी पीजीबीपी इनकम आ गई बच्चों। मैं इसको यहां लिख दूंगा 8,07,600। अब क्या करना है, इस पीजीबीपी के इनकम के अंदर मुझे अगर टोटल इनकम निकालनी है, सर पूरा बताओ ना, पूरा बताओ, पूरा बताता हूं बेटा। इसके अंदर टोटल इनकम निकालनी है तो मुझे क्या ऐड करनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो 25% तो बिजनेस में हो गया, 50% लेट आउट है, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। समझ रहे हो? वैसे आप लोग वर्किंग नोट में ही बनाना, बट मैं यहां पर ही बना रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। मैं 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड 25% लेट आउट को यहां बना रहा हूं। बिजनेस वाला तो बिजनेस में चला गया, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और ये लेट आउट हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख लेते हैं जो, अच्छा सॉरी लेट आउट है, उल्टा हो गया, ये लेट आउट है, ये लेट आउट है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब 50% जो लेट आउट है उसके लिए आपका रेंट कितना आ रहा था, 2,40,000, तो वो तो हो गया मेरा जीएवी। इधर तो कोई रेंट नहीं होगा, ठीक है सर। म्युनिसिपल टैक्सेस बेटा आप लोग तो जानते ही हो, एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, भाई दो भी हो जाए आज के टाइम पे, दो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कोई दो ही सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं, बाकी डीम टू बी लेट आउट होता है, याद आ रहा होगा। अभी तो यहां पर एक ही का केस है। म्युनिसिपल टैक्सेस यहां पर कुछ दिए हुए हैं, हाँ जी सर म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए थे ना, म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिए थे 30,000। तो 30,000 का जो म्युनिसिपल टैक्सेस है, अच्छा वैसे भी जो मैं ये बीच में पॉइंट बोल गया, हाउस प्रॉपर्टी तो एक ही है यहाँ पर, वहाँ पे वो तो 2-2-3-3 वाला अलग टॉपिक होता है, यह तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, उसी के टुकड़े किए हुए हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस है 30,000 का, ठीक है सर 30,000 क्या, बट वो तो 30,000 पूरी प्रॉपर्टी का होगा, तो 15,000 रुपये यहाँ पे अलाउ हो जाएगा और यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एनुअल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2,25,000 रुपये, ये आ जाएगी नील, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, सेक्शन 24A। 2,25,000 का 30% जब आप करोगे, 2,25,000 का 30% जब आप करोगे तो ये आ रहा है 67,500, और ये तो नील ही आएगा बच्चों। माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया है फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 50,000, तो 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपए तो यहीं आ जाएगा। 12,500 मैं पीजीबीपी में डाल ही चुका हूं, 12,500 यहां आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में। 30,000 तक तो अलाउड होता ना, याद है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी 30,000 तक तो अलाउड हो जाए। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्यूपाइड का 12,500 नेगेटिव इनकम आ रही है और मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, तो 25 माइनस 67,500 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 132,500। 132,500 टोटल हो जाएगा ये 1,20,000। 1,20,000 मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई। इज दैट क्लियर बच्चों? 1,20,000 मेरी लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई, मेरी लेट आउट इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। इसके अलावा मैं ऐड करूंगा प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी दिया हुआ है, बस यही है 12,500, बट उसमें से 2,000 रुपए का सेक्शन 57 की डिडक्शन मिल जाएगी बच्चों, तो ये 12,500 माइनस 2,000 कितना आएगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी
12,500 माइनस एक्सपेंसेस 2,000, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 57 में, तो ये मिल जाएगी 10,500। मेरी इनकम हो जाएगी अदर सोर्सेज की, डिविडेंड की 10,500। इसके अलावा कोई इनकम है? अरे हाँ, इसके अलावा भी मुझे कोई और इनकम भी दी हुई है, ये लास्ट लाइन में दी है, देखो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। देखो अगर मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर 1920 सुमित हैज रिसीव अ चेक ऑफ 279,500, चेक से पैसा मिला है 50,000 से ज्यादा है, नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला है, टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों, 50,000 से ज्यादा है अदर सोर्सेज में। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रेंड, कितना रुपए? 2,79,500। लो जी, मैं क्लोज करने जा रहा हूं, अब काफी लंबा फॉर्मेट हो गया, मैं अब इसको क्लोज करने जा रहा हूं। ये हो गया है क्लोज। ये मेरा आ जाएगा अब ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है? सब लोग करेंगे कैलकुलेट। $8,07,600 प्लस, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मैंने बाहर नहीं लिखी, बाहर लिख देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 10,500 और प्लस 279,500, ये आ रहा है 12,17,600। 12,17,600 ये मेरी जीटीआई आ गई बच्चों। इस जीटीआई के बाद मैं माइनस करूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और मेरी 80C टू 80U वाली डिडक्शन में सिर्फ एक ही मेरे को दिया हुआ है, और वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला 80C 3,000 रुपए। दैट्स इट, 3,000 रुपए की मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा और मेरा काम खत्म। सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस 3,000। मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई बच्चों 12,14,600। टैक्सेबल इनकम, तो ये है मेरा आंसर 12,14,600। प्लीज क्लिक्स ले लेंगे फटाफट। ये हमारा पीजीबीपी, उसके बाद टैक्सेबल इनकम हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है जी, तो ये हैं हमारे 5 लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग क्या करो, अपने स्टडी मटेरियल को करो। स्टडी मटेरियल के में मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई टफ होगा कोई टॉपिक, जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके अलावा पिछले एग्जाम वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई करा करो बेटा। आपके पास इसके अलावा एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का टॉपिक होता है बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वो जरूर करना चाहिए सबको। टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करना है उसको जरूर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग टोटल इनकम का जब क्वेश्चन कर लोगे ना, उसमें सब चीजें होंगी, एग्जेम्पशन, डिडक्शन वगैरह सब चीजें। वो चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ना है, वो जरूर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि उसके किए बिना आपका कंप्लीट नहीं होता। जो पहला या दूसरा क्वेश्चन होता है आप लोगों के, शुरुआत तो एमसीक्यूज से होगी, एमसीक्यूज के बाद आपका जो बाद का क्वेश्चन आएगा वो पहला क्वेश्चन यही आने वाला है, ऐसा ही आने वाला है। समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू, इतना ही है आज के लिए। और कोई रिक्वेस्ट आप लोग चाहते होंगे कि सर इस टॉपिक पे बना दो, इस टॉपिक पे बना दो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं आगे बनाऊंगा, नहीं तो मैंने बनाना बंद कर देना है। ठीक है जी, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मेरे बारे में ज़रूर लिखें कि कैसे क्लासेस लग रही हैं और ये कैसा मैंने आपको समझाया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।